ऐसा मायका किसी को ना दे भगवान। 2। बस मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि माँ के लिए अपनी तरफ से फ़र्ज निभाने में किसी तरह की कोई निभाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। शाम को भाई आकर कागजात ले गया। विंदा जी के लिए दोनों भाइयों के दिल में बेवजह की नफरत खून के रिश्तों को खौलाकर रख दिया। वो सोचने लगी, पता नहीं किसके पास कागजात रहेंगे, कौन माँ को रखेगा। एक माँ सबको भारी लग रही है, पर उसका घर जमीन लेने के लिए दोनों बेचैन हो रहे हैं। आज अगर वो सब दे देगी तो सबसे पहले उसकी ही अपने घर से निकाल देंगे, इसीलिए तो वो नहीं दे रही है। अब माँ को पता नहीं कब देख पाऊंगी। वृंदा जी अब माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान रहने लगी थी, क्योंकि दोनों भाइयों ने वृंदा जी से बात करनी बंद कर दी थी। इसीलिए अब वो माँ से बात भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि माँ को फ़ोन चलाना नहीं आता था, ना ही उनके पास कोई फ़ोन था। आखिर माँ की खबर मिले तो मिले कैसे। अचानक से एक दिन वृंदा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ तुम ठीक तो हो ना। नैना दौड़ती हुई आई और वृंदा जी को झकझोरती हुई बोली, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बुरा सपना देख रही थी क्या? वृंदा जी घबराकर आंखें खोलते हुए बोली, वो माँ के बारे में सोचते सोचते आंख लग गई थी। सपने में देख रही थी वो मुझे बुला रही है। नानी जी ठीक होगी, आप परेशान मत होइए। रुकिए, मैं मामा जी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। आप अब से बात नहीं करेंगे ना, पर मुझसे तो कर ही लेंगे। कहते हुए नैना मामा को फ़ोन कर दिया। नानी से भी स्पीकर पर बात की। वो बोली, ठीक हूँ बेटा, बस प्रार्थना कर रही हूँ भगवान तुम्हारे नाना के पास मुझे भी बुला ले। वृंदा कैसी है उसको कहना, माँ उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और उसके पास मरना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उस दिन चुप रही। अपने बेटों और बेटी का व्यवहार जानती हूँ, अगर उसके पर्व त्योहार पर एक दूसरे के साथ घर जाते थे, पर अब तो लगता है जैसे किसी ने समय चुरा लिया हो। बस सब कुछ है, समय ही नहीं है। कई बार लगता है हम खुद के लिए अब काम नहीं करते, हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी सोचिए। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसे यूँ जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। अग्नि के फेरे लेते हुए जिसके सुख दुख समय कागजात रहते हो, उसके साथ सुनाकर परेशान कर देते हैं। और जो मुझे उधर कुछ हो जाता तो कहते बड़ा आगे बढ़ कर ले गई थी, सेवा भी ना कर सकी, जबकि मैं जानती हूँ उससे बेहतर सेवा मेरी कोई नहीं कर सकता है। तेरी सास के जैसा मायका भगवान किसी को ना देवे। माँ भाई के रहते ऐसे किसी का मायका ना खत्म हो। नानी की आवाज़ भारी हो गई थी और किसी ने उधर से फ़ोन कट कर दिया। आज वृंदा जी माँ की आवाज़ सुन खुश हो गई थी कि माँ ठीक है, अभी भी जिंदा है, पर कल क्या होगा और उसको क्यों कोई बताएगा भी और नहीं, ये सोचकर वो हमेशा रोती रहती थी। एक ही शहर में होने के बावजूद बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो यहाँ रहने वाले सारे रिश्तेदारों में वृंदा जी को बुरा भला कहता रहता। ये सब बातें जब उन्हें पता चलती, उन्हें बहुत दुख होता कि कैसे ये भाई है जो अपने ही खून के रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया है। भाभी तो वैसे भी कभी किसी का लिहाज नहीं करती है, खुद को ज्ञानी समझती थी, पर बात तक करने का सरूर नहीं था। ऐसे में वृंदा जी ने भी खुद मायके में एक दम से दूरी बना ली, ये सोचकर कि वो अभी बस मेरे लिए बोलते हैं, कल को बेटे बहू की बुराई करने लगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। साल बीतने को हुआ, पर वृंदा जी की अपनी माँ से कोई बात नहीं हो पाई और वो बीतते पल के साथ उनकी सलामती की दुआ मांगती रही।
दिवाली ठीक 2 दिन पहले ही की बात है। सब लोग दीपावली और छठ की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी वृंदा जी को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैं अनाथ हो गया हूँ, माँ छोड़कर चली गई है, और सिसकियाँ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सुन वृंदा जी के हाथ पांव सुन्न हो गए। छोटे भाई की आवाज़ थी जो रो रहा था। वृंदा जी ये सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी। फ़ोन हाथ में पकड़े हुए ही थी। आवाज़ सुनकर नैना दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? किसका फ़ोन आया था? कह नैना फ़ोन लेकर ली, पर शायद फ़ोन कट गया था। ताना मम्मी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? एक अनहोनी की आशंका नैना के मन में भी हो रही थी। नैना माँ चल गई, बाबूजी के पास चली गई, मैं मिल भी नहीं पाई। वो तो अच्छा हुआ, कुछ दिन पहले बेटा उधर गया था तो नानी से मिल आया। वीडियो कॉल पर मैं माँ को देख भी ली, पर वो अब किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे घर में ही मुझे रहने दो। पर ना वो आ सकी, ना अब कभी यहाँ आ पाएगी। कहकर वृंदा जी नैना को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं किस्मत सब कुछ लिखा होता है, पर कब किससे मिलना होगा और कब नहीं। वृंदा जी माँ से फिर कभी नहीं मिल पाई और उनकी माँ उस यात्रा पर निकल गई जहाँ उन्हें इस जहाँ के स्वार्थी बेटों से मिल गया था। अब माँ के दाह संस्कार को लेकर भी पेटों में तन गई थी। वृंदा जी के बड़े भाई ने छोटे से कहा, यहाँ लेकर आ जाओ, जो करना होगा यहाँ करेंगे। पर छोटे बेटे ने बात ना मानी। उसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, यही किया जाएगा जहाँ वो रहता है, और माँ का देहांत हुआ है। बड़ा बेटा बहू किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए पहुँच तो गए, पर उसी दिन लौट आए। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी बहू सबसे यही कह रही थी, इन लोगों ने माँ का ध्यान नहीं रखा, मगर मार दिया। उनको हमारे पास रहती तो इतनी जल्दी नहीं जाती। ये सब बस जमीन के कागजात के लोभ में माँ को यहाँ से ले आए, ताकि माँ को मनाकर कागजात पर साइन करवा सके। पर हम इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाएंगे। ये सोचते हैं उन्हें माँ ज़्यादा दे देगी और हम होने दे देंगे। इस दौरान ही उसे सास के मरने का दुख नहीं था। साथ चलने वाले एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कह दिया, कैसी औरत है आप, सास चली गई है पर आप लोगों का झगड़ा यहाँ भी चल रहा है। बड़ी बहू मुँह पिचका कर रह गई। 10 दिन बाद काम क्रिया होना था। सबने यही कहा, जहाँ अंतिम संस्कार हुए हैं वहीं सब काम कर दिया जाए। दोनों भाइयों की इस पर भी ना बनी। बड़े भाई का कहना था, जो करना है यहाँ आकर करो। पर सब नाते रिश्तेदार छोटे भाई के घर पहुँच गए। जाने वाली तकलीफ सहकर चली गई, पर पीछे से व्यवहार करने की रस्म कैसे बाकी रह जाती। वृंदा जी भी गई। माँ तो रही नहीं, पर माँ की पसंद की चीज़ों से वो उनकी विदाई करना चाहती थी, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। वो जानती थी पिताजी के जाने के बाद उनकी माँ कभी सुख शांति से नहीं रह सकी। बेटी के पास आकर रहना भी वो कभी नहीं चाहती थी, पर जब बेटा ही अपना नहीं हो रहे तो बहू कहाँ तक फर्ज निभाएगी। एक घर और ज़मीन के कागजात ने 2 सगे खून के रिश्ते वाले भाइयों को में दरार लाया सो लाया। वृंदा जी से भी उनका मायका हमेशा के लिए छूट गया। सबको जोड़ कर रखने वाली जो माँ थी वो भी चली गई। अब काहे का मायका, काहे के अपने कहे जाने वाले लोग, और कैसा ये खून का रिश्ता। अब जो बंटवारा होगा वो भाइयों में झगड़े से हो गया फिर आसानी से भी हो। वृंदा जी ने अब उनसे आंखें मूंद लिया था। जिन रिश्तों पर जमीन जायदाद जैसे पैसे ज़्यादा असर दिखाते हो, ऐसे रिश्ते कौड़ी के समान होते हैं। उन दोनों के लिए खून की कीमत कुछ नहीं थी। ऐसा रिश्ता रहे या ना रहे, सुख तो देगा नहीं, देगा तो सिर्फ आंखों में आंसू
और विंदा जी की आंखों के आंसू शायद अब कभी ना सूख पाए, क्योंकि ऐसा मायका और ऐसे लोग भगवान किसी को भी ना दे। अब वो भी यही कहने लगी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।